दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोगों को बहुत जल्द गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में 19 जुलाई से झमाझम बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 जुलाई के आसपास यानी कि आज बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं, जिसके बाद 19 जुलाई से बिहार में बारिश शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि बारिश की राह देख रहे हैं किसानों को मौसम विभाग ने कहा है कि 3-4 दिन की बारिश में किसान रोपने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। जहाँ 19 जुलाई से बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाएंगे, जिससे 19 जुलाई से बारिश होने की स्थिति उत्पन्न होगी। दरअसल बिहार में इस साल मानसून सही समय पर प्रवेश किया था, लेकिन मानसून की सक्रियता कम होने के से बारिश की कमी देखने को मिली, जिसके कारण बिहार के अधिकतर जिलों में सूखे का संकट की स्थिति बनी हुई है और 19 जुलाई से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, सारण, दरभंगा समेत 26 जिलों में नई सड़कें बनाई जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जब बरसात बाद इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। खबर के अनुसार करीब 854 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के 26 जिलों में करीब 1129 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इसको लेकर के प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि ग्रामीण इलाकों में इन सड़कों के निर्माण होने से लोगों की परेशानी दूर होगी और ग्रामीण इलाकों के लोगों का आवागमन भी सुगम होगा। इन सड़कों के निर्माण को लेकर के ग्रामीण कार्य विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। जल्द ही निर्माण एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। जिन जिलों में सड़क बनाई जाएगी वह पटना, पूर्णिया, सारण, दरभंगा, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली, खगड़िया और किशनगंज जिला शामिल है, जहां इन जिलों में नई सड़कें बनाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार, बाइक चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर में पेट्रोल डीजल कल के मुकाबले सस्ता हुआ है। वहीं अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, यानी कि इसमें बदलाव नहीं हुआ है, न कम हुआ है न ज़्यादा। तेल कंपनियों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बक्सर, गोपालगंज जैसे कुछ शहरों में तेल की कीमतों में मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। इसीलिए अगर आप घर से बाहर जाने वाले हैं तो फिर जान लें कि आज बिहार की इन शहरों में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय बिहार के अलग अलग जिलों में पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसीलिए आप 15 जुलाई का रेट जरूर चेक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों के लोगों को पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत उद्यम शुरू करने के लिए 25 लाख तक लोन दिया जाएगा। खबर के अनुसार पीएमईजीपी के तहत इस साल बिहार को जिला और बैंक वार 8859 लोगों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर आप भी लोन लेकर के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि देश में बढ़ते युवा बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लेकर के आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड के देवघर एयरपोर्ट चालू होने के बाद बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, रक्सौल, गोपालगंज समेत 9 शहरों में एयरपोर्ट चालू करने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोग सरकार से इन शहरों में भी एयरपोर्ट चालू करने की मांग कर रहे हैं। यह खबर के अनुसार 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट ही चालू है। यह पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन बिहार के अन्य शहरों में एयरपोर्ट को विकसित करने और विमान सेवा बहाल करने की मांग हो रही है।
आपको बता दूं कि पूर्णिया, भागलपुर, रक्सौल, गोपालगंज जैसे कई शहरों में एयरपोर्ट को बहाल करने की मांग सबसे ज़्यादा की जा रही है, जबकि सुपौल, बेगूसराय, मोकामा, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में भी बंद पड़े एयरपोर्ट को बहाल करने की मांग हो रही है। जब सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल भी किया गया था, जिससे लोगों में ये उम्मीद जगी थी कि एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग लगातार एयरपोर्ट बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का कल उद्घाटन हुआ है, जहाँ सारी तैयारी पूरी कर ली गई। जहाँ नमामि गंगे जहाज घाट पर शाम 4 बजे यह उद्घाटन हुआ। आज गुरुवार से कांवड़ियों का चलना भी शुरू हो जाएगा। उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की है। जहाँ सुल्तानगंज में मंगलवार शाम से ही कांवड़ियों की भीड़ जुटना शुरू हो गया था। जब बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। जब गुरुवार को मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन के समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ इसमें प्रमुख कलाकार बाबा हंसराज रघुवंशी शामिल हुए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक टीचर ने नाबालिग इंटर की छात्रा को धमकी देकर के महीनों तक गंदा काम किया। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड के हत्था ओपी क्षेत्र के एक गांव की है। दरअसल 2 कोचिंग टीचर और एक क्वेक ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। जब तीनों इंटर छात्राओं से कई महीनों तक अपने हवस का शिकार बनाया। जब लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद दरिंदों की पोल खुली। जब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जब फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। शिक्षक की करतूत से पीड़िता इतनी परेशान हो गई कि उसे पढ़ाई छोड़ करके रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। जब बुधवार को महिला थाना पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। जब पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कई धाराएं लगाई गई है। जब मामले में कोचिंग संचालक क्वेक समेत 3 युवकों को आरोपी बनाया है। जब पीड़िता की उम्र केवल 17 साल है। जहां उसने पुलिस को बताया है कि वह पास के गाँव के एक कोचिंग जाती थी। इस दौरान 2 टीचर और एक क्वेक हैवानियत पर उतर आया और उसके साथ गंदा काम करने लगा। जब लड़की इसका विरोध करती तो फिर उसे जान से मार देने की धमकी दी जाती थी। तंग आकर के पीड़िता ने कोचिंग जाना बंद कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो वह पृथ्वी पर सबसे कमजोर प्राणी होता, लेकिन कभी संज्ञात्मक आवेग मनुष्य के जीवन में आया जिसने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। मगर केवल खाना पीना और फिर प्रजा बढ़ाना ये काम तो पशु भी करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि मनुष्यों की सही व्याख्या यह है कि सबसे योग्य व्यक्ति दूसरे को जीने में मदद करता है। मोहन भागवत ने कहा है कि जो ताकतवर है वह जीवन जी लेगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन मनुष्य की व्याख्या है कि सबसे योग्य व्यक्ति दूसरे को जीने में मदद करेगा। मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि देश के आगे बढ़ने के संकेत अब हर तरफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण वाला बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि ज़्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही करते हैं। इसी मसले पर वह एक टीवी चैनल से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उनसे जनसंख्या नियंत्रण और नए संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ पर सवाल किए। समाचार चैनल आज तक से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया और कहा कि क्या आप चाहते हैं कि 2 बच्चे वाला कानून बनाया जाए। इस सवाल पर चिल्लाते हुए ओवैसी ने कहा कि वे इस कानून का विरोध करेंगे। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हर महिला पर बेटा पैदा करने का दबाव बनेगा। जनसंख्या अनुपात की बात पर उन्होंने कहा कि महिला और फिर पुरुष में एक लंबा अंतर हो जाएगा। इंटरव्यू के दौरान यंकर द्वारा ये पूछा गया है कि अशोक के स्तंभ में शेरों के आक्रामक रूप से आपको क्या दिक्कत है, या फिर लोकसभा के स्पीकर ने अनावरण नहीं किया उससे परेशानी है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का स्ट्रक्चर सबसे ऊपर है। संसद में संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर सबसे बड़े हैं। ये ठीक नहीं है कि पीएम स्पीकर को अपने पीछे बैठाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जून में टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी कमी आई है। जहां टमाटर की कीमत में 60% गिरावट आई है और अब ये 40 रुपये किलो मिल रहा है। जहाँ दक्षिणी राज्यों से मांग बढ़ने के कारण इस महीने आलू की कीमतों में 2% तक इजाफा हुआ है, जिससे आलू की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है। जहाँ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में आलू और टमाटर की कीमतों में 23% और 158% की तेजी आई है। टोमेटो ट्रेडर्स एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट अशोक कौशिक का कहना है कि असामान्य लू के कारण पूरे देश में टमाटर की फसल प्रभावित हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब भारी बारिश के कारण टमाटर के उत्पादन में तेजी आई है। शिमला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से अच्छी सप्लाई आने से जुलाई में टमाटर की कीमतों में कमी आई है। और दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉन्च हुए लुलु मॉल का बीते 10 जुलाई रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीता काट करके उद्घाटन किया था, जिसके बाद 11 जुलाई सोमवार से जनता के लिए खोला गया। इस दिन से पब्लिक का आना जाना शुरू हुआ। इसी बीच बुधवार को मॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसमें मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए कुछ शख्स नजर आ रहे हैं। इस कथित वीडियो के वायरल होने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि अगर मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर विवश होकर के मॉल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मॉल को लेकर के पहले से ही सोशल मीडिया में चल रहा था कि यहाँ पर लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। जहाँ ये मॉल कट्टर सोच रखने वाले धर्म के एक व्यक्ति का है, जिसमें काफ़ी मात्रा में काला धन उपयोग हो रहा है। पत्र के जरिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सनातन धर्म के लोगों से मॉल का बायकॉट करने का भी निवेदन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भी कन्हैया लाल जैसी वारदात को अंजाम दिए जाने की धमकी देने की घटना सामने आई है। यहाँ एबीवीपी के नेता को जान से मार देने की धमकी मिली है। जहाँ इस सिलसिले में एक चिट्ठी भेजी गई है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहाँ चिट्ठी में गजवाए हिंद नाम के इस्लामिक संगठन का जिक्र है। जहाँ अपराधी की खोज की जा रही है। घटना बिहार के भागलपुर जिले की है। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के भागलपुर एवं बांका विभाग के सह संयोजक कुणाल पांडे को जान से मार देने की धमकी मिली है। जहाँ उन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल की घटना का विरोध किया था तथा ज्ञानवापी मामले में टिप्पणी की थी। जब कुणाल को एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल की जान गई है, उसी तरीके से तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कुणाल पांडे ने कहा है कि 2 पन्नों की चिट्ठी मुझे मिली है, जिसमें जान से मार देने की धमकी मिली है। गजवाए हिंद इस्लामिक संगठन की ये चिट्ठी बताई गई है। धमकी भरी चिट्ठी में लिखा गया है कि आपने कन्हैया लाल की हत्या का विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए थे। दोस्तों कहते हैं कि जोड़ी ऊपर वाला मिलाता है। जब बगैर उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। जब जिसका लिखा होता है वह काम तभी होता है, फिर चाहे किसी के मिलाने की बात हो या फिर किसी शोहरत को हासिल करने की। यूपी के महाराजगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ 20 साल पहले एक व्यक्ति की पत्नी की जान चली गई थी। इसके बाद लोगों के कहने पर उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। जब महिला नेपाल की रहने वाली थी। शादी के 3 महीने बाद ही महिला गर्भवती हुई और फिर वह अपने मायके चली गई। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ तो फिर महिला ने वापस ससुराल में कदम नहीं रखा। आज 20 साल बाद जब दोनों मिले तो फिर उसका बेटा भी बड़ा हो चुका था। जब बेटा भी पिता को देख करके भावुक हो गया और गले लगा। उधर पति पत्नी ने भी एक दूसरे को माला पहनाया। इसके बाद पति ने पत्नी की मांग में सिंदूर भर करके गले शिकवे दूर किए। जब 20 साल बाद मिलन की इस घड़ी पर परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। पति पत्नी के जुदाई और मिलन की ये कहानी पड़ोसी जिला कुशीनगर के छितौनी से शुरू हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने बिहार स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया, नालंदा समेत 37 जिलों में कोरोना के 565 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यह खबर के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 1,20,293 सैंपलों की कोरोना जाँच हुई है, जिसमें 565 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2510 हो गई है। इस दौरान 398 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि भोजपुर को छोड़कर के बिहार के सभी जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। या साथ ही साथ घर से निकलने के दौरान मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं कि आज बिहार में किन किन जिलों में कितने कोरोना मरीज मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अररिया में 7, अरवल में 7, औरंगा में 2, कैमूर में 2, कटिहार में 2, किशनगंज में 1, खगड़िया में 20, गया में 23, गोपालगंज में 3, जमुई में 1, जहानाबाद में 12, दरभंगा में 7, नवादा में 5, नालंदा में 10, पटना में 219, पश्चिमी चंपारण में 4, पूर्णिया में 19, पूर्वी चंपारण में 2, बक्सर में 1, बांका में 38, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 89, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 4, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 15, रोहतास में 9, लखीसराय में 3, वैशाली में 2, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 3, सारण में 12, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 6, सुपौल में 4, शिवहर में 4 और शेखपुरा जिला में 3 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार के एक युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और फिर पीएम मोदी को जान से मार देने की धमकी दे डाली। यही नहीं, युवक ने पीएम के बारे में ग्रुप में कई आपत्तिजनक बातें कही। जब घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फिर युवक की तलाश में जुट गई। जब मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम मोहन यादव है। जब मोहन दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के बहोरवाह का रहने वाला है। जब बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पटना में थे, इस दौरान मोहन यादव दरभंगा के मनीगाछी से चल करके झंझारपुर पहुंचा और फिर पीएम के बारे में अपशब्द बोलकर लेने लगा। जब मोहन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी। इसके साथ ही उसने ऐसे मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप भेज दिए। दोस्तों बात करते हैं कि इस सावन में फलों की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ थोक फल मंडी बाजार समिति में हिमाचल प्रदेश से सेब और पंजाब से नाशपाती की गई पैदावार पहुंचने लगी है। जहाँ सावन शुरू होने के साथ ही फलों की मांग भी दोगुनी स्तर पर पहुंच गई है। पहले दिन 12 करोड़ रुपए के फलों की बिक्री होने का अनुमान है। जहाँ ये सामान्य से दोगुना है। मांग बढ़ने से फलों की कीमत भी 15 रुपये किलो तक बढ़ गई है। जहाँ मंडी में आम, सेब और केले की सबसे ज़्यादा मांग है। थोक मंडी में गुरुवार को करीब 1.5 करोड़ रुपए का सेब, 3.5 करोड़ रुपए का आम और 25 लाख रुपए का केला बिका। जहाँ सेब की नई पैदावार हिमाचल प्रदेश से आ रही है। आम की आमद उत्तर प्रदेश से हो रही है। बिहार का आम बाजार में नहीं है। जहाँ मालदा और चौसा का भाव 10 से 15 रुपए बढ़ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय जिले के डीएम और आईएएस संजय कुमार सिंह ने अपने विवादित वीडियो पर सफाई देने के लिए एक नया वीडियो जारी किया है। आपको बता दूं कि कपड़ों की वजह से हेडमास्टर को कैमरे के सामने बुरी तरीके से डांटने वाले डीएम की पिछले कुछ दिनों से काफ़ी आलोचना हो रही है। असल में आईएएस संजय कुमार लखीसराय के कन्या प्राथमिक विद्यालय बालगुदाड़ में जाँच के लिए गए थे और प्रिंसिपल निर्भया कुमार सिंह को कुर्ता पाजामा में देख करके भड़क गए। जब डीएम टीवी कैमरे के सामने ही प्रिंसिपल को सस्पेंड करने और फिर वेतन रोकने का आदेश देने लगे। आईएएस संजय कुमार सिंह ने प्रिंसिपल के कुर्ते पाजामे में होने की वजह से कहा था कि ये नेता लग रहे हैं, टीचर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, इन कपड़ों में उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। डीएम ने प्रिंसिपल को सस्पेंड करने तक बात कह दी थी। अब डीएम और आईएएस संजय कुमार सिंह ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में संजय कुमार सिंह ये स्वीकार करते हैं कि वे प्रिंसिपल पर भड़क गए थे। वीडियो में डीएम कहते हैं कि मुझे कुर्ता पाजामा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पहना था, कुर्ते के 2 बटन खोले थे, उन्होंने गमछा भी इस तरीके से रखा था जो आदर्श स्थापित नहीं कर रहा था। उनकी वेशभूषा ऐसी नहीं थी कि बच्चों के बीच आदर्श शिक्षक की तरह लगे। ऐसे वे फ्री टाइम में कुछ भी पहनने को स्वतंत्र है, लेकिन जब स्कूल में आए तो फिर पहनावे पर जरूर गौर करें, अन्यथा स्कूल में शिक्षण कार्य के लिए ना आए। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसआईटी ने डीएसपी रंजीत रजक के करीबियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। रंजीत रजक का सस्पेंड होना भी तय है। जहाँ इस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उनके निलंबन की कार्रवाई भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। रंजीत रजक के खिलाफ एक और पुराने मामले में विभागीय स्तर पर जाँच की भी तैयारी है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत कुमार रजक के साथ उनके भाइयों और फिर करीबियों की मुश्किलें बढ़नी तय है। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए डीएसपी के भाइयों और उनके बहनों समेत कुछ करीबियों की बीपीएससी परीक्षा पास करने की जांच होगी। एसआईटी ने इस पर काम शुरू किया है। जहां एसआईटी इसे लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग के संपर्क में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक का संस्थान खुलेगा। जी हाँ, ये घोषणा बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने की है। जब वे बुधवार को परिसदन में संवाददाताओं से यानी कि मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल पॉलिटेक्निकल खोलने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सिल्क इंस्टीट्यूट की 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर के SCTE से मान्यता मिल गई है। टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक में युवाओं को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रिंटिंग आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ विद्यार्थियों को डिप्लोमा की डिग्री भी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जब सरकारी सेवा में रहते हुए अगर किसी भी कर्मी ने दूसरी शादी की तो उसे तभी अवैध माना जाएगा जब इसके लिए सरकार से पहले अनुमति ली गई हो। यही नहीं, सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जिन्हें पर्सनल लॉ के तहत मान्यता मिल गई हो, लेकिन सरकार से इजाजत नहीं मिलने पर शादी मान्यता नहीं होगी। आपको बता दूं कि अगर ये कर्मचारी सरकार से परमिशन लिए बगैर या पति या फिर पत्नी के रहते भर में दूसरी शादी करते हैं
हैं तो फिर उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी सरकारी सेवकों के सेवा काल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकते हैं। अगर सरकार से अनुमति लेने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं तो फिर जीवित पत्नियों या उनके बच्चों को अनुकंपा का फायदा मिलेगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि दूसरी शादी के बाद अनुकंपा के तहत नौकरी का लाभ तभी मिलेगा जब उन्होंने सरकार से परमिशन ले रखी हो और विधिमत शादी रचाई हो। इस तरह के मामले में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम कायदे का पालन करना जरूरी माना जाएगा। अगर किसी मामले में एक से ज़्यादा शादी वैध हो तब भी सभी जीवित पत्नियों का अनुकंपा के आधार पर बहाल के लिए परिजनों की श्रेणी में पहला स्थान होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 दहशतगर्दियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दहशतगर्द लोगों को दहशतगर्दी ट्रेनिंग देते थे, साथ ही उनके मन में सांप्रदायिकता और देश विरोधी जहर भरने का काम करते थे। जब फुलवारी शरीफ के एसएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया है कि आईबी की सूचना के आधार पर बीते 11 जुलाई को नया टोल नहर पर स्थित मोहम्मद जलालुद्दीन के मकान अहमद पैलेस पर छापेमारी की गई। इस दौरान मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के के सगे भाई अथर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से एनआईए और एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। जब गिरफ्तार दहशतगर्दी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और फिर लोगों को दहशतगर्दी प्रशिक्षण देने का आरोप है। दोनों दहशतगर्द संगठन की आड़ में यहाँ देश विरोधी बैठकें करते थे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय के पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य हिस्सा लेते थे। एसएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि जांच में पता चला है कि दूसरे राज्यों से भी लोग पटना में उनसे मिलने के लिए आते थे और अपनी पहचान बदल करके पटना के होटलों में रहते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से कई दस्तावेज भी बरामद किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के अलग अलग विभागों और फिर कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को फिर से वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अलग अलग विभागों कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को फिर से वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान लागू किया गया है। इस बारे में मंत्री जीवेश कुमार, मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के सहयोग से राज्य के अलग अलग विभागों कार्यालयों में अलग अलग कोटि के महिला संविदा कर्मियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशु लिपिक और आईटी महिला कर्मियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार का ये निर्णय बेहतरीन एवं ई गवर्नेंस के संचालक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में बिना मान्यता वाले संस्थान से प्राप्त डिग्री पर नियुक्त 11 शिक्षकों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दबी हुई फाइलों को निकाल करके इन शिक्षकों से 2 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके बाद इनके खिलाफ प्रपत्र करके गठित करके बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया है कि मुजफ्फरपुर जिले में नियुक्त 34,540 कोटि की 11 शिक्षकों ने वैशाली के लॉर्ड बुद्धा ट्रेनिंग कॉलेज से जारी डिग्री प्रस्तुत की थी। जांच के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि इनकी डिग्री फर्जी है, गलत है। इसके बाद भी ये कार्यरत है। 2012 में निदेशालय ने शिक्षा विभाग को इन शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई थी, जहां उस समय तक संस्थान के बारे में निदेशालय के स्तर से कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में एक अनोखा मामला सामने आया है। जब जमुई जिले में एक युवक की शादी तय हुई थी। इसकी खबर जैसे ही युवक की प्रेमिका को मिली तो वह झारखंड से तत्काल जमुई पहुंच गई। जहां प्रेमी के घर पहुंचते ही शादी की जिद पर अड़ गई, जहां इससे विचित्र स्थिति पैदा हो गई। जहां उसी दौरान ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया और प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी गई। दिलचस्प यह है कि प्रेमी जोड़ा का आपस में भाई बहन का रिश्ता है। जहां विवाह के बाद लड़का और उसके परिवार वाले
में जबरन शादी करवाने का आरोप लगा रहे हैं, जहां दूसरी तरफ इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार जिले के सोनो थाना इलाके में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की शादी करवा दी। जब प्रेमी जोड़ा रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, इन दोनों का प्रेम प्रसंग बीते कई सालों से चलता आ रहा था। जब मामला तब सामने आया जब झारखंड से गिरिडीह के भेलवाड़ी की रहने वाली प्रेमिका शादी की जिद करके प्रेमी के घर जमुई जिले सोनो थाना के ओरिया गांव पहुंच गई। इससे पहले प्रेमिका पुलिस के पास जाकर भी गुहार लगाई थी। बताया जाता है कि प्रेमी जोड़ा रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही सभी लोग हैरत में पड़ गए। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि लड़की को न्याय दिलाने के लिए उनकी शादी कर लड़के से करा दी जाए। जहां युवक के ही घर में ही उन दोनों की शादी पुलिस की मौजूदगी में करा दी गई। जानकारी के अनुसार जमुई के ओरिया गांव का निरंजन दास और गिरिडीह की भेलवाड़ी की ममता कुमारी बीते कई सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। यह रिश्ता लड़की के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। बताया जा रहा है कि लड़की को जब पता चला है कि उनके प्रेमी की शादी कहीं और हो रही है, तब वो लड़के के घर पहुंच गई। जहां दोनों के बीच सूरत की एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान प्रेम हो गया था। जहां शादी के बाद लड़का और लड़के हस्ताक्षर करते हुए एक लिखित आवेदन भी थाना अध्यक्ष को दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं। जब भागलपुर में जदयू में बड़ी टूट होने की खबर सामने आ रही है, तो 201 जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर के भाजपा में अपनी आस्था जताई है। जहाँ सभी ने एक स्वर में यानी कि एक आवाज़ में कहा है कि देश को भाजपा और नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, जरूरत है। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के जिला उपाध्यक्ष ओम भास्कर गुप्ता के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जब भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव सिंह ने मंच संचालित किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाषण को पढ़ते समय अटके तेजस्वी यादव को लेकर भी मंत्री जीवेश कुमार ने तंज कसा है। जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार के लिए इतना अच्छा अवसर था जब देश की आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा कैंपस में प्रधानमंत्री आए। सारे उत्साह को पीछे छोड़ते हुए नए उत्साह का वातावरण बना। जहाँ इसी उत्साह में मंच से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ठीक से बोल भी नहीं पाए। जब वहीं पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 3 संदिग्ध दहशतगर्दियों की गिरफ्तारी पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि कोई भी दहशतगर्दी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति अब सरकार की रडार से बच नहीं सकता। दहशतगर्दी कहीं भी छुपा होगा, वह छुप नहीं सकता है। जहां उनकी पहचान कर ली जाएगी, सबसे पहले उसे पकड़ा जाएगा और जो कठोरात्मक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। यह श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि 15 जुलाई को कौशल दिवस है। इस अवसर पर 9 रथ को रवाना किया जाएगा। जहां कौशल जागरूकता रथ सभी जिला में जाकर के युवाओं को जागरूक करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत से संबंधित एक मामले में पारित पटना हाई कोर्ट के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया गया। इनमें से एक आदेश सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को हाई कोर्ट के पास पेश होने का नोटिस देने से संबंधित था। जब पटना हाई कोर्ट ने एक अन्य व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए थे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने आवेदन की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए इस मामले में प्रासंगिक तथ्यों से संबंध न रखने वाले मामलों के बारे में पूछा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार जो पीईटी के बाद लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in के माध्यम से परिणाम चेक कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ प्रीलिम्स परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। उसके बाद 24 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। जब मुख्य परीक्षा परिणाम 6 मई 2022 को घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार पीईटी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र थे, जो जून 10 से 26 जून 2022 तक आयोजित की गई थी। आयोग ने अब पीईटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद योग्य उम्मीदवारों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री रमी राम का गुरुवार को पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया है। जब वे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में अलग अलग विभागों का दायित्व संभाल चुके थे। जब उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। राम 9 बार विधानसभा का चुनाव जीत दर्ज कर चुके थे। जब पिछले कुछ दिनों से राम बीमार थे और उनका इलाज पटना के एक हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उन्होंने गुरुवार को अंतिम सांस ली। जब मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा क्षेत्र रमी राम गढ़ माना जाता है। जब बोचहा में हाल ही में हुए उपचुनाव में रमी राम की पुत्री गीता कुमारी को विकासशील इंसान पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI पूरे देश के सबसे विश्वसनीय बैंकों में शुमार होता है, लेकिन इन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उपभोक्ता बैंक के सर्विस को लेकर के काफ़ी दुखी हैं। ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय जिले की SBI का है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI IOCL ब्रांच में उपभोक्ताओं को अकाउंट नंबर बदलने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। जब फिर भी मोबाइल नंबर नहीं बदले जा रहे हैं। जब सैकड़ों उपभोक्ताओं की ये शिकायत है कि नंबर बदलने के लिए आवेदन दे देते हैं, लेकिन SBI कर्मचारी नंबर नहीं बदलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IOCL ब्रांच बरौनी के उपभोक्ताओं ने आप बीती सुनाते हुए कहा है कि पिछले 3 महीने से बैंक में जा रहे हैं, कई बार नंबर बदलने के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बैंक कर्मी मामले में जरा सा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनका बस यही कहना होता है कि पूरा नंबर पर OTP आएगा, ये बताने पर ही नंबर बदला जाएगा। जहाँ ऐसे नंबर नहीं बदले जाएंगे, बार बार आकर के एक ही बात करते हैं और मेरा समय बर्बाद हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही हो, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के गांगी घाट का जलस्तर पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब पटना समेत कई जिलों की बात करें तो फिर मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है, लेकिन नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब गंगा नदी के जलस्तर को नापने के लिए जो मीटर लगाया गया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि गंगा के जलस्तर में 17 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में गंगा नदी का उफान 6 मीटर के आसपास में बढ़ जाएगा, यानी कि गंगा पूरे तौर पर उफान पर होगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन भी अलर्ट है। जिला प्रशासन का कहना है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर इसको लेकर के ज़्यादा खोलिया ना करें। जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि अगर गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो फिर घाट के किनारे से स्नान करें, अपनी सुरक्षा के ख्याल खुद रखें। जिला प्रशासन का कहना है कि बाकी अन्य लोग जो गंगा स्नान करने आ रहे हैं उनको भी सतर्क करें। आपको बता दूं कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण ये कदम उठाया जा रहा है। मानसून के बेरुखी के बीच बढ़ रहे जलस्तर को लेकर के प्रशासन ने ये कदम उठाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले फेज का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस दौरान हाड़ के सिवान से मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी। इस पर कुल 1027 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI कर रहे हैं। पहले चरण का निर्माण कार्य अब शुरू होने वाला है। राम जानकी मार्ग के पहले फेज के रूप में बिहार के सिवान से मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी। आपको बता दो कि बिहार से जाने वाली राम जानकी मार्ग के पहले लेन की सड़क की स्वीकृति पहले ही दे दी गई थी। हालांकि बिहार सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इसे 240 किलोमीटर लंबी रोड को 4 लेन में बनाने का अनुरोध किया था, जिसे मंत्रालय ने मान भी लिया था। इस कड़ी में पहले फेज में सिवान से मशरक पथांस को 4 लेन में विकसित की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून की रुसवाई ने किसानों को बहुत रुलाया है। जब देश में समय पर मानसून का आगमन किसानों को उत्साहित करने को काफ़ी था। जब बिहार में समय पर बारिश तो शुरू हुई, लेकिन फसल रोपने का समय नज़दीक आने के साथ ही बरसते बादल जैसे सूख से गए हैं। जून के आखिर के कुछ दिनों में हुई बरसात ने गर्मी से तपते खेतों को नमी तो पहुंचाई, पर धन रोपी के लिए खेतों में पानी लगने की बाट जो रहे किसान बादलों की बेरुखी से परेशान होने लगे हैं। देश के दूसरे हिस्से में बारिश के कारण बाढ़ आ गई, पर बिहार मानसून की बहार के लिए तरस रहा है। जहाँ हर दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान रोपने का समय बीतने के साथ साथ परेशान होने लगे। अब तो सरकार भी परेशान किसानों को मानसून की बेरुखी से बचाने, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए तैयारी में जुट गई है। जब सूखे की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार कृषि
फीडर में बिजली की आपादित आपूर्ति पर विचार कर रही है, जहां डीजल पर अनुदान देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कमजोर मानसून को देखते हुए कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा विभाग को कृषि फीडर में निर्बाध बिजली देने का अनुरोध किया है। जहां कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने तो इसके लिए ऊर्जा विभाग को पत्र लिख दिए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर वर्षा यानी कि बारिश नहीं होती है तो फिर स्थिति गंभीर हो सकती है। बिजली की नियमित आपूर्ति हो तो बिचरा भी बचेगा और रोपनी भी होगी। कृषि मंत्री ने बताया है कि बिहार में मानसून की अनिश्चितता के कारण फसलों की बुआई रोपनी प्रभावित हो रही है। जब बिहार में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है इस बार 2022 में, जो इस समय परेशानी का कारण है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 2 जिलों में खेतों एवं फसलों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिलने से पर्यावरणवादियों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि इनकी मौजूदगी कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा है कि हाल के अध्ययनों से बिहार के 2 जिलों भागलपुर और बक्सर में खेतों के साथ साथ फसलों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का पता चला है। यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जल्दी इन दोनों जिलों में कृषि भूमि में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक 5 किलोमीटर से कम व्यास की प्लास्टिक सामग्री है, जिन्हें पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब पर्यावरण में जमा होने वाले प्लास्टिक कचरे को भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक क्रिया के तहत छोटे टुकड़ों और कणों में तोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है। घोष ने कहा है कि प्लास्टिक के व्यापक उपयोग के कारण माइक्रोप्लास्टिक एक वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है। जब प्लास्टिक मलिंच, सीवेज, सिंचाई और उर्वरक कोटिंग जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी माइक्रोप्लास्टिक का सबसे बड़ा भंडार बन जाती है। माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक अलग अलग माध्यम जैसे नल का पानी, बोतलबंद पानी, समुद्री भोजन, पेयजल पदार्थ, दूध, नमक, फल और सब्जियों के जरिए मनुष्य के संपर्क में आते हैं और उनके शरीर में फैल जाते हैं, जिससे मनुष्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।